पूरे विश्व में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने इसको नया नाम दिया और इस नए नाम के तहत जो है वो आ, इसे लेकर पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। ओमिक्रॉन ये नया वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी घातक बताया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये छद्म रूप में आया है। इसे ये ना तो इससे सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं, ना बुखार आता है, सिर्फ बदन दर्द और सांस में तकलीफ के बाद जो है ये संक्रमण तेजी से फैलने लगता है। इसको लेकर देश में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमण जो वेरिएंट है उसका कोई भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने विदेश से आने वाली फ्लाइट, खासकर साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के देशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की बात कही है। केंद्र सरकार से कहा है कि इन फ्लाइट्स को बंद किया जाए ताकि जो बाहर से संक्रमित मरीज हैं वो यहाँ ना आ पाएँ और यहाँ जो है वो ये जो घातक ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये देश में कहर ना मचाए। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट देश में कहर मचा चुका है। हमने देखा है दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से पूरे देश में इसका प्रकोप देखने को मिला था, और सबसे ज़्यादा इसमें घातकता ये थी कि मौत का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर हम 10 मरीज रहें तो 10 में से 2 की मृत्यु हो रही थी, तो ये बड़ा घातक आंकड़ा था। इसी को देखते हुए अब कोई नहीं चाहता कि देश में तीसरी संक्रमण की लहर आए, और वो भी ओमिक्रॉन जैसे घातक संक्रमण की, यानी कि वेरिएंट की। तो इसे लेकर तमाम तरह की जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो सरकारें बरत रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कल बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो ये संक्रमण है उसको लेकर विशेष बैठक बुलाई गई थी। रविवार होने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे संबंधित सभी विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और ये निर्णय लिया कि स्कूल को फिलहाल 50% की क्षमता के साथ ही चालू किया जाए, क्योंकि हम बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। जितने कोरोना को लगाए गए थे वो सारे प्रतिबंध हटाए थे, और उस जितनी तमाम जो छूट दी जा सकती है वो सभी छूट दी गई थी। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के बाद ये देखने में आया कि अब इसको फिर से लागू करने जा रहे हैं। 50% क्षमता के साथ आज से ही लागू कर दिया गया है, और 3 दिन ही बच्चे जा पाएंगे, क्योंकि 6 दिन का स्कूल है। उसमें 50% बच्चे आधे दिन और 50% दूसरे दिन, यानी कि आधी क्षमता के साथ अब स्कूल लगेंगे। अगर जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, यदि मध्य प्रदेश में कोई एक संक्रमित ओमिक्रॉन से मिलता है तो कई और कड़े प्रतिबंध लगने की अंदेशा है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अमित रावत मौजूद हैं, वो जानेंगे, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो संक्रमण है, वेरिएंट है, वो हम बताएं कि नोज़ल टेस्ट, यानी कि जब नाक में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नोज़ल टेस्ट किया जाता है उससे ये पकड़ में नहीं आ रहा है, और थ्रोट से जो लिया जाता है स्वाब, उससे ये पकड़ में आ पा रहा है। तो ऐसे में डेंटल डॉक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती। डॉक्टर अमित, हम जानना चाहेंगे कि आपने कोरोना के लहर के पहली और दूसरी लहर के दौरान डेंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्हीं के कारण इतनी ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट कर पाए थे और ये पता लगा पाए थे कि कौन संक्रमित है और उन किनको उपचार की ज़रूरत है। इस बार ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, नोज़ल टेस्ट से ये पकड़ में नहीं आ रहा है, सिर्फ थ्रोट से। तो ऐसे में क्या भूमिका हो जाएगी डेंटल डॉक्टर्स की? मैं सबसे पहले तो डिजियाना चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जो जागरूकता है इतनी शीघ्र लोगों में लाते हैं, और मानवता के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं डिजियाना चैनल वाले, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि एक मीडिया ही है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कि प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं, कैसे बचाव करना चाहिए, उसके थ्रू, मीडिया के थ्रू ही पहुंचता है। हम लोग अपने स्तर पर अस्पतालों में प्रयास करते हैं, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी सब हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और एक निराकरण नीति बनाने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन हमारा वायरस है उसका अभी तक हमारे देश में प्रवेश नहीं हुआ है, तो उसको हम ना ही आने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और 1% अगर वो आ भी जाता है तो उसका डिटेक्शन सबसे जल्दी हो। डिटेक्शन के लिए क्या होता है कि सर, डेंटिस्ट जो है वो ओरल
ओरल कैविटी में सबसे ज़्यादा काम करता है। शुरू से लेके आखिरी तक उसका पूरा हस्तक्षेप नाक, कान, गले के बीच में ही रहता है। और ईएनटी डॉक्टर्स को जब कभी समस्या आती है तो वो हम डेंटिस्ट लोगों से उस पे सलाह लेते हैं। तो अभी जो हम आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे थे उसमें नेज़ल स्वैब्स लिए जाते थे। लेकिन अभी कई बार हम लोग ओरल स्वैब्स जनरली हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टॉन्सिल्स के ऊपर की बीमारी होती है या बाकी चीज़ें होती हैं, तो हमारे डेंटिस्ट काफ़ी ट्रेंड हैं उस चीज़ के लिए। जी। दे कैन टेक इजीली। और मतलब मुंह में क्या होता है, जिस तरह से अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो कई लोगों को ऊंचाई आती है, ये होता है, तो नॉर्मल डॉक्टर उसको नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही। इस चीज़ के लिए हम गैग रिफ्लेक्स ट्रेनिंग देते हैं हमारे डेंटिस्टों को, कि वो जो गैग रिफ्लेक्स ट्रेनिंग है उसके थ्रू वो जब ऊंचाई वगैरह आए तो कैसे आपको सैंपल कलेक्ट करना है। और लास्ट टाइम भी मैं मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रार हूँ, तो मेरे को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में डेंटिस्टों ने मतलब लाखों में सैंपल लिया, हज़ारों की बात नहीं कर जी, रहा हूँ, लाखों में जी। सैंपल लिए। बड़ी जिस महत्वपूर्ण जिसका भूमिका निभाई थी हाँ, डेंटिस्ट ने। जिसका डाटा ऐसा नहीं कि यहीं पे हमारे कुछ डेंटिस्ट भाई ग्वालियर में आरएमओ हैं, यहाँ पे डॉक्टर अमित मालाकार हैं, तो दे ऑल आर ट्रेंड पर्सन्स। और उनके और हमारे सबके सुपरविजन में जो हमारे यंग बडिंग डेंटिस्ट हैं, उन्होंने दिन रात इसमें भी काम किया। दूसरा म्यूकर माइकोसिस में भी काफ़ी काम किया, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस में भी हम लोगों ने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं। यहाँ पे करीबन एमवाई में ही 450 मरीज ऑपरेट किए हैं मतलब। सर, जिस तरीके से बात की जा रही है कि ओमिक्रॉन नेज़ल टेस्ट स्वैब से नई पकड़ में आ रहा है, तो क्या कारण ऐसे हो सकते हैं कि जो नेज़ल से नहीं पकड़ के आके सिर्फ थ्रोट स्वैब से आ रहा है? क्योंकि सर नेज़ल से कोई भी चीज़ जल्दी से पास होके वो गले में ही जाती है। अगर आप नॉर्मल नाक में पानी डालेंगे तो वो सीधा आपके गले में जाएगा पानी जो जी, होगा। जी। कभी भी अगर आपके नेज़ल डिस्चार्ज होता है, जैसे अपने को कभी ऐसा लगता है, तो वो गले में पहले आता है खारापन जैसा। तो कोई भी चीज़ नाक में कम रुक रही है तो वो गले में ज़रूर रुकेगी, क्योंकि गले की जो म्यूकोसा होता है वहाँ पे चिपकने की जगह बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ चिपकता है, चिपकने के बाद ही वो ग्रोथ करेगा, एकदम ग्रोथ नहीं करेगा। तो जी। उस अगर चिपकने के समय पे हमको स्वैब में वो मिल जाता है वायरस, तो हम उसकी जब माइक्रोबायोलॉजी लैब वाले परीक्षण करते हैं तो देख पाते हैं कि किस तरह का वायरस है वो, किस तरह की उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग है, क्या उसका वेरिएंट है। अगर उसकी पकड़ ही नहीं आएगी तो कैसे संभव है कि वो किस तरह का वायरस है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट और ये सारे वेरिएंट्स नेज़ल स्वैब में आ रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक जितनी जगह सैंपलिंग हुई है उसमें कई बार वो मिस हो रहा है मतलब। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में डेंटल डॉक्टर्स का रोल जब थ्रोट स्वैब लेना होता है। जी, डेंटल डॉक्टर्स का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरीज़ भी उनके पास जो आ रहे हैं उसमें उनको सभी डॉक्टर्स अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुंह में ही सारा काम करना होता है। और नॉर्मली पेट हाथ के मरीज़ को अगर कोविड है भी तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये मुंह से ही फैलता है। तो हमारे डेंटिस्टों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा नियम मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद ने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर वो हम उनमें से किसी को भी क्षति पहुँचती तो हम असहनीय रहेगा हम लोगों के लिए। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप राणा भी मौजूद हैं। कुलदीप राणा से हम जानेंगे कि वो किस तरीके से डॉक्टर साहब दंत चिकित्सालय में इस समय बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। क्या हम हर मरीजों को वैक्सीनेशन और लगातार जो इस तरीके से संक्रमण के बचाव के तरीकों पर बात कर रहे हैं? I am very much thankful to DGRA News for this platform. यस, जिस तरीके से आपने देखा कि कॉलेज में अस्पताल में मरीजों की संख्या बिल्कुल बढ़ चुकी है नॉर्मल दांतों के दर्द के लिए, बट हम उनसे सबसे ये पूछ रहे हैं, पहले हमारा क्वेश्चन ये तो क्या आपके दोनों डोज वैक्सीन के लगे हैं। जिस तरीके से अभी डॉक्टर अमित ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस का जो है हमारे लिए फिर से चिंताजनक एक संकेत आया है, तो हम पहले जोर दें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। सबका दूसरा डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी। सो वी आर रेगुलरली आस्किंग कि आपके दोनों डोज हुए हैं कि नहीं। अगर दोनों डोज नहीं होते हैं तो फिर हम उस विषय पे सोचते हैं, तभी हम उसका आगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए प्रोसीड करने के लिए सभी लोगों को सलाह देते हैं। तो आपका वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, जिस तरीके से अभी हमारे पूरे समाज में ढील आ चुकी है या लोग एकदम रिलीव हो गए हैं, शादियां हो रही है, सोशल गैदरिंग्स हो रहे हैं, तो हमें वापस से थोड़े प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली अपनाना होगा। जैसे अभी हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी थोड़ा सा सख्ती कर दी गई है। सब जगह से सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेपिंग स्टोन्स लेना वापस से चालू कर दिए हैं, ताकि वो वापस से भयावह स्थिति वापस ना बनी जाए। एंड हमें वापस से मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का यूज़ और ये सारे प्रोटोकॉल बेहद इम्पोर्टेंटली फॉलो करना अनिवार्य है। डॉक्टर अमित, आप एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने खुद ने जो है वो डबल मास्क लगाया हुआ है, चूँकि आप एक्सपोज़र ज़्यादा भी है। ओरल में जब रहता है तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि लोग जो है वो
सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, मास्क लगाना लगभग बंद कर दिया है, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है मास्क? ऑफ कोर्स आप जिस तरीके से अभी तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अभी आप फिर से कोरोना के देखिए केसेस आ ही रहे हैं, है ना? हाँ, इंदौर में हम बात करें तो ये पिछले 15 दिनों में लगभग 67 नए मरीज ये सामने आए तो हैं। ये उसी का नतीजा है कि हम कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन वापस से प्रतीत होता दिख रहा है। तो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये ना हो कि वापस से सरकार हमको स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए, तो हमें खुद अपनी जागरूकता के अनुसार मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग और सैनिटाइज़र का उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक भीड़-भाड़ वाले एरिया में ना जाएँ। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी और आपके परिवार की और बिल्कुल आपके ठीक है, देश की सुरक्षा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सर, अगर हम बात करें कि ये जब संक्रमण तेजी से फैला था, आपने म्यूकरमाइकोसिस के दौरान भी उपचार किया था। ओमिक्रॉन भी अब तेजी से कई देशों में है, अभी भारत में नहीं है, लेकिन ऐसे कहीं बढ़ती तो क्या फिर से ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ने की संभावना है? देखिए अभी ओमिक्रॉन के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और वो अभी अपने पास नहीं है। जी, बट हाँ, जैसे कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि स्थितियाँ भयावह ना हो, उसको भयावह होने से पहले ही हम समझदारी से उसको कंट्रोल कर लें, जी, तो ऐसे हमें नतीजे देखने नहीं मिलेंगे। लाइक सेकेंड वेव में हम लोग बहुत हमने चीज़ें देखी थी, कठिन हाँ, परिस्थितियाँ थी, जी, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे थे ट्रीटमेंट के आफ्टर ट्रीटमेंट, जो म्यूकरमाइकोसिस की आप बात कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो पहले ही सचेत हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है हमारी सोसाइटी के लिए, देश के लिए। तो बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर कुलदीप राणा ने भी कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि देश और आसपास के लोगों को हम बचा सकें। तो जिस तरीके से पूरे देश में अभी हड़कंप सा मचा हुआ है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, हालांकि मध्य प्रदेश में इसका कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सतर्कता के तौर पर स्कूलों को प्रारंभिक रूप से बंद कर दिया है। 50% क्षमता के साथ चालू करने की निर्णय लिया है और इसके अलावा कई और प्रतिबंध आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं यदि कोई एक भी मरीज मिलता है। हालांकि साउथ अफ्रीका के पास में जो बोत्सवाना देश है, वहाँ से एक आई महिला जबलपुर में आई है, वो अभी तक लापता है। उसको ढूंढने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन कई प्रयास कर चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो यदि वो संक्रमित होती है, मिलती है, तो हमारे देश में वो पहला संक्रमण का मरीज हो सकती है जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हुई हो। तो ये अभी संभावना ही है, सिर्फ इस पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार जिस तरीके से सतर्कता बरत रही है उसको, और लोगों को भी अब सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, सोशल गैदरिंग अधिक होता जा रहा है, शादी ब्याह का सीज़न है, मास्क जो है वो लोगों ने अब अपने चेहरे से उतार कर पॉकेट में रखना प्रारंभ कर दिया है। तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का यानी कि शारीरिक दूरी का पालन हमें आवश्यक रूप से करना होगा। यदि हमने नहीं किया तो हमें फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये एक भी संक्रमित बढ़ा तो ये जो संक्रमण है ये तेज़ी से फैलता है। इसकी बात जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है और डेल्टा वेरिएंट से घातक है। और जिस तरीके से हमारी डॉक्टर दीपक बंसल से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये छद्म वायरस है, ये इस वायरस के कारण जो ग्रसित होते हैं वो उनमें ना तो सर्दी खांसी के लक्षण नज़र आते हैं ना बुखार आता है, सिर्फ बदन दर्द होता है और सांस फूलने में सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह की सिर्फ 2 लक्षण के बाद जो है वो फेफड़े पूरी तरीके से संक्रमित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में जब संक्रमित हो जाते हैं तो इसमें मौत के आंकड़े ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका में से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भयावह हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें और जिस तरीके से डॉक्टर दीपक बंसल ने कहा था कि इसे अभी हमें हमारे लाइफस्टाइल में रखना होगा, हमारी आदतों में शुमार करना होगा कि हम मास्क का उपयोग नियमित रूप से करें और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो ये जो ओमिक्रॉन है, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक नया जो है वो मैसेज सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक
ये अभी तय नहीं है कि ये ट्रांसमिशेबल है या नहीं है ओमिक्रॉन। लेकिन इसके बाद भी अगर जब ये ट्रांसमिशेबल नहीं है, उसके बाद भी साउथ अफ्रीका में बढ़ती संक्रमित मरीजों की संख्या और कोरोना ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट से संक्रमित आ रहे हैं वो चिंताजनक है। देश में फ़िलहाल नहीं मिला है, लेकिन देश में जिस तरीके से सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है, कई राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाने की निर्णय ले लिया गया है। तो इस तरह के तमाम निर्णय जो है वो अलग-अलग राज्य सरकारें ले रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों को लेकर ले चुकी है। आज भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है, कुछ ही देर में कमिश्नर कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सबसे पहली बात करेंगे वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ही करने वाले हैं, ताकि सारे अधिकारी सेंसिटाइज हो जाएं, वो देखें कि अपने अपने ज़िले में क्या स्थिति है। इंदौर की बात करें तो इंदौर जिला प्रशासन भी जिस तरीके से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का ड्राइव विशेष ड्राइव चल रहा है, लगभग 81% लोग जो हैं वो सेकेंड डोज के हो चुके हैं, लेकिन इसको 100% करने का लक्ष्य किया गया है। और इसके लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने बिल्कुल निर्देश दे दिए गए कि जिन संस्थानों में वैक्सीन के सेकेंड डोज वाले लोग नहीं मिलेंगे, उन संस्थानों पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी, उनको सील किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम भी अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहा है, अलग अलग वर्गों को चिन्हित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण के लिए नया प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें घर घर दस्तक देकर लोगों से पूछा जाएगा क्या वो सेकेंड डोज से वैक्सीनेट हैं, उनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यदि नहीं होगा तो वो तुरंत टीम जो है उन्हें लगाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो दूरस्थ गांव हैं, वहाँ पर जो है वो टीम घर घर जा रही है। एक एक को जो है वो पूछ कर उनसे टीकाकरण किया जा रहा है। यदि कुछ लोग अभी भी ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगाया है, तो उन्हें फर्स्ट डोज भी लगाया जा रहा है। तो ये टीकाकरण जो है वो जिस तरीके से हमने 3 दिन पहले डॉक्टर दीपक बंसल से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि ये जो दोनों वैक्सीन है ये स्पाइक प्रोटीन्स के साथ हैं और स्पाइक प्रोटीन सीधा असर करता है। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भी से भी अगर कोई ग्रसित होगा तो उस पर भी ये दोनों वैक्सीन कारगर होंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं। और इस बीच तीसरे डोज को लेकर भी चर्चा देश में तेज़ हो गई है, क्योंकि कई जो डॉक्टर फेटर्निटी हैं उन्होंने मांग की है कि वो सबसे ज़्यादा जो है लोगों के टच में रहते हैं, मरीजों के टच में रहते हैं, तो हाई रिस्क वाले लोग हैं, तो उन्हें तीसरे डोज भी लगाया जाए। तो इसको लेकर सरकार लगातार चिंतन और मनन कर रही है, मंथन जारी है, किस तरीके से क्या निर्णय लिया जाए। क्या किसी ने जो पहला डोज लगा, दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, उन जो वैक्सीन लगवाई है उससे इतर कोई दूसरी वैक्सीन फाइज़र, मॉडर्ना या स्पुतनिक या अन्य तरह की कोई और लगाई जाए मिक्स वाली, ताकि बूस्ट जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़े। इसके लिए ये मंथन चल रहा है कि वो वैक्सीन का मिक्स डोज लगाया जाए क्या। लेकिन ये तीसरी लहर आने की जिस तरीके से पूरे देश में अभी संभावना बढ़ती जा रही है, हालांकि अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो देश में संक्रमण की दर शनिवार और रविवार के मुकाबले कम नज़र आई है। आज 7,400 कुछ मरीज सामने आए हैं, जबकि 9,481 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। तो ये सुखद आंकड़ा है। 98.34% रिकवरी रेट है। और अगर हम मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट की बात करें तो ये लगभग 99% से अधिक है। तो मध्य प्रदेश में हालात नियंत्रण में है, लेकिन हालात बिगड़ते देर नहीं लगती। यदि हमने लापरवाही इसी तरह की रखी तो ये हालात कब काबू से बाहर हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें ज़रूरत है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की।